Let everyone join. People are still joining. Just I'll give them 1 minute. Let them join. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Afternoon. Switch on your cameras, everyone. We are going to start a new topic today. Camera on कीजिए. Shania Singh, yes. Hey, Shania, want to say something? Shania, raised hand. Is there anything you want to say? Probably not. The rest of you, please switch on your cameras. We'll start the class. Today, we are going to start a new topic, which is training and development. Okay. So before this, before starting the chapter, I would want all of you to just tell me, what do you know about training? What is how much do you know about training? I do not expect very technical answer from you, but still, training क्या होता है और क्यों जरूरी होता है? बताइए. मैम जैसे ट्रेनिंग जब मतलब हमें उस चीज के बारे में पता नहीं होता है, तो उस चीज का हमें किसी भी चीज कोई भी जॉब वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें पहले ट्रेनिंग चाहती है कि ऐसे काम करना है, ऐसे करना है, इसलिए जरूरी होता है. ठीक है, गुड. तो बस यही होता है ट्रेनिंग. ट्रेनिंग मीन्स imparting new skills to the employees. Okay. ट्रेनिंग में स्किल और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है. गुड. सनी. यस मैम. ओके. यस, ट्रेनिंग में स्किल्स और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है. और क्या बोलना चाहते हैं आप ट्रेनिंग के बारे में? अच्छा हो जाता है मैम. कम्युनिकेशन. यस मैम. मैम बोलने का तरीका उन लोग का थोड़ा डेवलप ठीक हो है. जाता इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ ट्रेनिंग बीइंग गिवन. ओके. है. यस मैम. यस. अदर्स, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? राजू, रुचि. और मैम ट्रेनिंग में ये भी बताया जाता है कि हमें किस तरीके से, मतलब वहां पे जाके कैसा काम मिलेगा और किस तरीके का हम काम करेंगे वहां पे जाके. ये हमें पहले बता दिया जाता है ट्रेनिंग में कि आपको इस तरीके का काम मिलेगा, आप ऐसा काम कीजिए. ठीक है, ये भी एक पॉइंट है. गुड. सी, जो तुम लोगों ने बताया, जो तुम लोगों को मालूम है, एक्चुअली दैट इज ऑल करेक्ट. तो हम लोग इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके पढ़ेंगे. ट्रेनिंग मींस इम्पार्टिंग न्यू स्किल्स टू द एम्प्लॉइज. कोई भी काम होता है उसको आप बिना ट्रेनिंग के अगर करने की कोशिश करेंगे तो व्हाट विल हैपन? मैम वो नहीं हो पाएगा सही. अगर हो भी जाए, तुमने कहा कि नहीं हो पाएगा सही. द फैक्ट दैट यू आर स्टडीइंग बिजनेस मैनेजमेंट, आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस का जो आउटपुट है और प्रोडक्टिविटी है उसको हमेशा दो फैक्टर्स में आप कैलकुलेट कीजिए. वन फैक्टर विल बी द टाइम फैक्टर एंड द अदर वन विल बी द कॉस्ट फैक्टर. अब देखो, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो कि बहुत रेलेवेंट नहीं है, सो एग्जाम में लिख मत देना, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ट्रेनिंग का
क्या है। एंड बीबीएम स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में आके आपके जो सीनियर्स हैं उनको हम यही चैप्टर पढ़ाए हैं अभी थर्ड ईयर में. सो दिस इज इन योर मेन कोर्स इन थर्ड ईयर. सो इफ यू स्टडी दिस हियर you will anyway be able to study it in the third year. Will be not a new topic there when you study it. Yes, ma'am. Yeah, आपके कोर्स सिलेबस में है, HRD में है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. Okay, so just take this example. Suppose कीजिए आप खाना बनाने जाते हैं किचन में, है. There are many inputs in kitchen. आप एक सब्जी बनाने जाते हैं, तो समझिए कि आलू मटर की आप सब्जी बनाने जा रहे हैं. And there are various inputs in the kitchen. Various inputs in the form of तेल है, ठीक है. Various inputs in the form of कि आपके पास गैस है. Various inputs in the form of कि आपके पास रॉ मटेरियल है, यानी आलू होगा, मटर होगा, उसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स डाला जाएगा, वो सारी चीजें जो आप बनाने के पहले डालेंगे, that will behave like an input to your preparation. Yes, उसको प्रोसेस करने के टाइम पे उसको प्रोसेस करने के टाइम पे जैसे गैस का फ्लेम कितना होना चाहिए, कितना पका होना चाहिए, और तब मसाला डाला जाना चाहिए. फाइन. और मैम इक्वल होना चाहिए. Exactly, everything which is related to final preparation of that आलू मटर की सब्जी is your example. और जब फाइनल आउटपुट आप देते हैं तो क्या फाइनल आउटपुट सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी होती है, यानी कि आपने सब्जी बना दी, अब वो खाने लायक है कि नहीं है, उसमें नमक है या नहीं है, या जहर तेज है, क्या ये मैटर नहीं करता है? यस मैम. मैटर करता है. मैटर करता है ना. तो जो सब्जी है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही मैटर करती है. अंडरस्टूड? दैट विल बी योर फाइनल आउटपुट. अब ये बताओ, तुम्हारी मम्मी जब कुक करती हैं तो वो उनका ज्यादा फेयर चांसेस है जो इनपुट के रिसोर्सेज हैं उसके प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के, या तुम्हारा ज्यादा फेयर चांसेस है? मैम दोनों का. उनका होगा मैम. उनका होगा. यस मैम. उनका क्यों होगा? बिकॉज शी इज ट्रेन्ड, क्योंकि वो ट्रेन्ड है, उनको वो शी हैज बीन डूइंग दैट फ्रॉम क्वाइट सम टाइम. ओके, रिसोर्स खाना बना देना मैटर नहीं है. खाना बना देने में हो सकता है कि आपको जितना रिक्वायर्ड था आपने उससे ज्यादा तेल बर्बाद कर दिया, ठीक है. या फिर नॉट जस्ट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इवन इफ यू डू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी अगर आप करते हैं, जितना रिक्वायर्ड उतना तेल ही नहीं डाला और सब्जी का टेस्ट खराब हो गया, यानी उसकी क्वालिटी खराब हो गई, वो भी मैनेजमेंट में एक्सेप्टेबल नहीं है. सनी, यू रेजिंग हैंड, यू वांट टू से समथिंग? मैम विश्वजीत कॉल कर रहा है कि उसका अनम्यूट नहीं हो रहा है. Then tell Vishwajit you unjoin and you rejoin. ऐसा होता है किसी स्टूडेंट्स के स्टूडेंट के साथ. अनजॉइन करो फिर वापस रीजॉइन करो. ओके. आपकी मदर जब खाना बनाएंगी, she will not just how is the quality of food good, because she has made proper utilization of resources. आप ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एग्जाम्पल समझ रहे हैं, राइट? अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई, मम्मी ने नहीं सिखाया कि आलू मटर की सब्जी एक्चुअली कैसे बनती है, क्या होगा? बना तो तुम लोगे, हो सकता है तुम हिट एंड ट्रायल से सीखो, तुम लर्निंग एरर आप यूट्यूब से देख लेंगे ना. यूट्यूब से देख लोगे, चलो ठीक है, ये भी एग्जाम्पल कंसिडर करो. यूट्यूब से देख लोगे, लेकिन स्टिल देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपीरियंस. रुचि, स्टिल देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपीरियंस, स्टिल देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्फिडेंस, जो तुम करते करते किसी काम में आता है, राइट? तुमको ट्रेन कर दिया जाए, अगर चलो सपोज कि तुमको कार चलाने के लिए, इसी स्किल का एग्जाम्पल लो, कार ड्राइविंग की स्किल्स का ट्रेनिंग कितने दिन दिया जाता है? 15 दिन, 1 महीना, बस इससे ज्यादा नहीं दिया जाता है. कार चलाना बस 15 दिन. तुमको ये स्किल इम्पार्ट कर दिया गया, तुमने कहा यूट्यूब से सीख लेंगे, ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लिए. कार ड्राइविंग का तुमको ट्रेनिंग मिल गया 20 दिन के लिए, वो तो लाइसेंस भी तुमको बना के दे देगा. क्या आर यू कॉन्फिडेंट इनफ टू ड्राइव इट इन ट्रैफिक?
नो मैम। नो मैम। Why? Lack of practice, यस यस मैम। है ना। इसीलिए ट्रेनिंग में कोई स्किल सिर्फ सीख लेना काफी नहीं होता है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम। ओके, अगर 15 दिन कार चला करके फिर 1 साल तुम छोड़ दोगी तो फिर तुम शायद कर्फ्यू में ही कार निकाल पाओगी सिर्फ, बस। ठीक है, when there is no one on the road. So यस हाँ, इसीलिए किसी भी ट्रेनिंग में ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के बाद उसको रेगुलरली यूज करना बहुत जरूरी होता है in order to hone your skills further and practice will lead you towards perfection. जो 20 साल 22 साल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम कर चुके होते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज्यादा क्यों होती है, उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया जाता है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स को, तो उस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आती है, दे नो इट थ्रू देयर एक्सपीरियंस कि हम ये काम शुरू करने जाएंगे तो हमें ये प्रॉब्लम आएंगी, उस प्रॉब्लम का रेमेडी पहले से तैयार करके रखना है। अंडरस्टूड? तो ट्रेनिंग का यही मतलब होता है। ट्रेनिंग मीन्स इम्पार्टिंग न्यू स्किल्स टू द एम्प्लॉयज फॉर वर्क। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो व्हाट विल हैपन? यू विल ईदर ट्राई टू लर्न इट बाय एरर मेथड से तुम करोगे, तुम ट्राई करोगे नया नया मेथड, उससे सीख जाओ, शायद सीख भी जाओ, लेकिन उसमें रिसोर्सेज बहुत वेस्ट कर दोगे। सीखने में तो रिसोर्सेज वेस्ट करोगे, है ना। मम्मी किचन में जाती है, फटाफट एक हाथ से ये एक हाथ से वो करके कैसे बना के चली आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जाएंगे तो आप सीखेंगे तो ये डब्बा कहाँ है, वो डब्बा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ, ये करते हैं ना आप। ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में काम के समय भी होता है। उससे क्या हुआ, तुम खाना अच्छा बना भी दिए, जो 40 मिनट में खाना बनने का ड्यूरेशन है, जो चीज आप 40 मिनट में बना सकते थे वो आपने 1.5 घंटा में बनाया। यू वेस्टेड द एंटायर टाइम। बाकी का टाइम आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी और काम पे लगा सकते हैं। यू कैन नॉट कीप ऑन वेस्टिंग टाइम या एफर्ट या कॉस्ट लाइक दिस। अंडरस्टूड? इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कुछ जॉब्स ऐसे हैं जिसको कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि अगर हम वैसे जॉब्स में ट्रेनिंग के बिना एम्प्लॉयज को ले लें तो उससे क्या हो जाएगा। Can you imagine a pilot flying a plane without training? मैम लोग तो मर ही जाएंगे अगर बिना ट्रेनिंग के वो चलाएगा तो सारे यार लोग मर ट्रेनिंग डाल के भी उसको अगर रेगुलरली प्रैक्टिस कॉन्फिडेंट इनफ नहीं करवाया गया तो डू यू थिंक कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल है ये जानने का कि Yes. ट्रेनिंग से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लोगों की जान चली जाएगी। इमेजिन कंसिस्टेंट अच्छा होगा तो सरवाइव कर पाएगा, अगर लो होगा तो नहीं कर पाएगा। नो सनी, एक डॉक्टर जो जस्ट पढ़ के निकलता है उसके हाथ में तुमको कितनी भी थियोरी पढ़ ले, उसको जो इंटर्न्स होते हैं वो डॉक्टर, वो सीनियर डॉक्टर के साथ साथ रह के केस सीखते हैं। सीखे, ये जानते हो ना, स्पेशलिटी के जो केस होते हैं उसमें सीखते हैं वो देखते हैं, उनको वो डिग्री तो उनको मिल गई है, फिर स्ट्रेट अवे उनके हाथ में चाकू क्यों नहीं थमा दिया जाता है? यस ठीक है, सो देयर इज समथिंग। हाँ बोलो। मैम सीखने के बाद ही डिग्री मिलता है ना मैम? सीखने के बाद ही डिग्री मिल जाती है। सीखने के बाद का कहने का मतलब है कि यू हैव थ्योरेटिकल नॉलेज, बट फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज यू नीड टू हैव मोर ट्रेनिंग। तभी तो वो कोर्स वैसे डिजाइन होता है कि आपको इंटर्न किसी डॉक्टर के अंदर करना है। अंडरस्टूड? एक्सपीरियंस होना चाहिए मैम। जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, अभी पढ़ाएंगे आगे तुम लोगों को इसमें, जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आप प्रीलिम्स पास कर गए, आप मेंस पास कर गए, आपका इंटरव्यू हो गया, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, सब हो गया, उसके बाद भी तुमको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है कि नहीं एक साथ? यस मैम। फिर तब तुम बोलोगे कि हम तो एग्जाम पास करके आए हैं। ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो रेलेवेंट वर्क के लिए तुमको ट्रेन किया जाना है, उसके लिए तुमको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और ये ट्रेनिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है। ओके, अच्छा, अब ये बताओ कि ये ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या जरूरत हो सकती है ट्रेनिंग की?
चलो यू जस्ट राइट डाउन फर्स्ट, थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद जैसे जैसे क्लास आगे प्रोसीड करेगा हम बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचआरडी का, और ये 3rd ईयर में तुम्हारा प्रॉपर सिलेबस है, कोर्स सिलेबस है। इट्स नॉट एनी वर्कशॉप और एनीथिंग। आपके सीनियर्स को हम पढ़ा चुके हैं अभी ये। Training is imparting new skills to the employees at work. मैम एक बार रिपीट कीजिए। Training is imparting new skills. Training is imparting new skills to the employees at work. Ma'am, repeat, ma'am. Training is imparting new skills to the employees at work. Okay. Training is not just important from the point of training is not just important from the point of view of organization, from the point of view of organization, but also for the employees. यानी ट्रेनिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तुमको ट्रेन कराएगी, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। सॉरी, अगर तुम उसके एम्प्लॉय हो और तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उसने तुमको कोई न्यू स्किल सिखाई, तो वो तो एक काइंड ऑफ एसेट हो जाता है तुम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और वो एसेट कब वेस्ट हो सकता है? जब वो टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, जब उस स्किल का कोई काम नहीं है, ऑब्सोलीट हो गया वो स्किल, सिर्फ तभी जाकर के वो ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस वेस्ट हुआ ना। अदरवाइज तो उसने जो तुमको इम्पार्ट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे 3rd ईयर के बाद, या मान लो MBA के बाद ज्वाइन करोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि ट्रेनिंग तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट का तुम्हारे CV में वैल्यू ऐड होता है कि तुम इस पे ट्रेंड हो, तुम उस पे ट्रेंड हो, तुमको इस डोमेन में रखा जा सकता है। जो अनट्रेन्ड लोग हैं उनके ऊपर तुमको एज मिलेगा, तो वो तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुम ज्यादा बेहतर पैसा कमा सकते हो वैसे। देयर आर इंक्रीज्ड चांस ऑफ प्रमोशन फॉर यू देन द पर्सन हु इज अनट्रेन्ड, राइट? इसके अलावा देखो, इसके अलावा इट्स ऑल्सो अबाउट योर कॉन्फिडेंस। द मोर यू आर ट्रेन्ड, जस्ट एज अभी मम्मी वाला एग्जाम्पल लेके हम तुमको समझाए, मम्मी लोगों के चेहरे पे ऐसे ये झिझक या हेजिटेशन होता है क्या खाना बनाने से पहले? वो बस एकदम एक्सपीरियंस्ड की तरह दे गो इनटू किचन एंड दे प्रिपेयर इट। सिमिलरली आप भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस काम में ट्रेंड होते हैं, उस काम को आप बहुत कॉन्फिडेंस से करते हैं। So confidence is also the gift of training. Okay? इसके अलावा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी। कुछ जॉब्स ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होते हैं जिसमें कि अटमोस्ट सेफ्टी लेवल को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे फैक्ट्रीज में बहुत सारा पोस्ट होता है, बॉयलर पे जो लोग काम करते हैं, मशीन पे जो लोग काम करते हैं, ऐसे भी तुम देखोगे सेमी स्किल्ड में भी, जैसे लेथ मशीन वगैरह नाम सुने हो? यस मैम। यस वो मैम। सब मशीन पे या प्रोडक्शन लाइन पे भी मशीन होती है, बहुत सारी मशीन होती है, उस पे जो लोग काम करते होते हैं, they should be trained regarding the safety measures.
सेफ्टी की ट्रेनिंग अगर उनको इम्पार्ट की जाती है, दिस विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों की तरफ से अच्छा है, एम्प्लॉय की तरफ से तो है ही कि भाई डेथ ही हो जाएगा या फिर डिसेबलमेंट हो सकता है एक्सीडेंट से, एंड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि उसका एक एम्प्लॉय का नुकसान नहीं होगा, दूसरा उसको कॉम्पेंसेशन नहीं देना होगा, ठीक है, मुआवजा नहीं देना होगा, और प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरीके के सेफ्टी वर्क्स में इन्वॉल्व है लेकिन अपने लोगों को ट्रेन नहीं करती है, सेफ्टी मेजर्स नहीं रखती है, तो उनका जो गुडविल है और मार्केट में दैट इज नॉट दैट गुड, वो बहुत अच्छा नहीं होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी मेजर्स नहीं है। जैसे सिविल इंजीनियर हेलमेट पहनता है, सेफ्टी मेजर्स पहनता है, वर्कर्स जो ऊपर चढ़कर पेंटिंग करता है, तुम देखे होगे कि दे आर वेयरिंग अ लॉट ऑफ सेफ्टी थिंग्स। अगर वो Yes, चीज उनको ma'am. प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि कैसे काम होता है, एनएचपीसी का कभी काम जाके देखो, हाइड्रो पावर में जो लोग काम करते हैं, फैक्ट्री कभी विजिट करो, वहां मशीन्स देखो, थोड़ी सी भी लापरवाही से क्या होता है कि देयर आर चांसेस कि इट कुड कॉज एक्सीडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डिसेबलमेंट और डेथ। तो अगर ट्रेनिंग दिया जाता है तो उससे सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी बढ़ती है, ठीक है। राइट डाउन द नीड ऑफ ट्रेनिंग। The need of training getting my voice now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. The need of training arises because of the following reasons. The need of training arises because of the following reasons. Number one, changing technology. Number two, quality conscious customers. Quality conscious customers. Number three, greater productivity. Number four, stable workforce. Number five, increased safety. Number five, increased safety. Number six, better management. Better management. अब ये पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये पॉइंट्स क्या है, एंड नॉट मेक यू राइट द डिस्क्रिप्शन, यू जस्ट राइट द डिस्क्रिप्शन ऑन योर ओन. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? Changing technology. Changing technology. Suppose tomorrow you join an organization. मान लो आईटी कंपनी तुम ज्वाइन कर रहे हो और तुम जावा पे काम कर रहे हो. अगर ये जावा ऑब्सोलीट हो जाता है, means the Java is of no use, will you not be required to train on the new technology? और टेक्नोलॉजी हर 6 महीने किस तरीके से चेंज हो रही है वो आप जान रहे हैं. Yes, ma'am. जस्ट लुक एट द फोन्स. फोन में हर 6 महीने, हर बहुत छोटे इंटरवल के बाद नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं. नए फीचर्स ऐड होने का मतलब टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है. Yes, Isn't it? Yeah. तो वैसे जब जो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट पेस पे चेंज कर रही है, उस टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन लेने, ज्ञान लेने और उस पर काम करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुमको उस टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेन किया जाए. yes, ma'am. Yes, राइट ma'am. और ईसी, आईटी, ये सब ऐसे डोमेन्स हैं जहां द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इज फास्टर देन एनीथिंग एल्स.
Just look at what this change can be reflected in your washing machine, okay, in your fridge, in your music system, in your phone, in your laptops, everywhere. आपको ये चेंज दिखेगा कि कितना फास्ट रेट पे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है. जैसे अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कशॉप हुआ था पाइथन पे, इसके बाद ब्लॉकचेन पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स काम करती हैं, फेसबुक यूज करती है उस टेक्नोलॉजी को. उसके अलावा देयर आर मेनी अपकमिंग थिंग्स इन फ्यूचर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐड करेंगी, यूज करेंगी. सो उसके लिए ट्रेन किया जा रहा है ना अभी. यस मैम. Yes, ma'am. इसीलिए for changing technology it becomes very important to impart training. Next point. Quality unconscious customers. Quality unconscious customers मत बोल देना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. No मैम, conscious. मैम क्वालिटी के है मैम, वो समझ में नहीं आ रहा है. बोलो. मैम क्वालिटी के बाद Quality conscious customers. Yes, ma'am. इसका क्या मतलब हुआ? Vishwajit, you answer me this question. What do you mean by quality conscious customers? इस पॉइंट को मत एक्सप्लेन करो, ये वर्ड ही एक्सप्लेन कर दो बस. What is the meaning of quality conscious customers? Unmute yourself and answer me. मैम नहीं मालूम है. Anyone else? मैम कॉन्शियस मतलब नहीं समझ पा रहे मैम, पर क्वालिटी और कस्टमर में क्वालिटी होता है, मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटी क्या है. ठीक है, I will explain that to you. मैम इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है ना, वो मतलब उनमें गुणवत्ता होता है, मतलब उस प्रोडक्ट मतलब समझ गया, तुमको समझ में. गुणवत्ता, उसको गुणवत्ता नहीं कहते, गुणवत्ता कहते हैं. ठीक है, देखो. यस मैम. सपोज करो कि तुम कोई फोन खरीदे, तुमने एक फोन खरीदा सैमसंग का. अब एक टाइम पे ओप्पो, वीवो, ये सब टाइप का जो फोन होता था ना, ये बहुत दिस वाज नॉट कंसिडर्ड गुड फोन, मतलब एज अ साइन ऑफ स्टेटस भी इसको अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता था. सैमसंग या अदर देन दैट बाद में एमआई ने भी मार्केट बहुत तेजी से पकड़ा. डू यू थिंक देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी इन दैट? अगर सैमसंग का फोन तुमको 10,000 रुपए में मिलता है और ओप्पो का फोन भी तुमको 10,000 में मिलता है, बट विथ एन इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बट विथ एनहांस्ड फीचर्स, उसका कैमरा अच्छा है, उसका स्टोरेज अच्छा है, द फोन डजंट गेट हैंग्ड एंड मेनी अदर थिंग्स, विल यू नॉट शिफ्ट टुवर्ड्स ओप्पो? और वो क्वालिटी, नो, यू विल सनी, यू विल, बिकॉज आप एक कस्टमर हैं. आपको जहां बराबर दाम में अच्छी क्वालिटी मिलेगी, यू विल डेफिनेटली शिफ्ट. आप शिफ्ट करेंगे ही करेंगे. अगर तुम सिर्फ एक पेन यूज करते हो, सपोज करो 15 रुपए का तुम एक पेन यूज करते हो, और कोई अगला पेन भी है जो अगली कंपनी का भी पेन है जो 15 रुपए में ही तुमको पेन प्रोवाइड कर रहा है, या बोलो कि the use of technology that it has made helps it to provide you a better quality at 14 rupees, क्या तुम शिफ्ट नहीं करोगे? करेंगे मैम. करोगे. इसीलिए क्वालिटी कॉन्शियस मतलब तुम कॉन्शियस हो, तुम अवेयर हो अपने आसपास कि हम मुझे बेहतर क्वालिटी कहाँ मिल रही है. ठीक है, खराब क्वालिटी की कोई चीज तुम एक बार खरीद सकते हो, लेकिन बार बार तुम उस चीज को नहीं खरीदोगे. सस्ता मिलेगा तो शायद एक बार खरीदोगे, बट इफ यू आर अ रेगुलर कस्टमर फॉर समथिंग, यू विल ऑलवेज लुक फॉर क्वालिटी, राइट? तो Yes, ऐसी ma'am. चीजें क्वालिटी कॉन्शियस. और क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है? बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी क्या करती है? क्वालिटी को इंप्रूव करती है. अगर टेक्नोलॉजी क्वालिटी को इंप्रूव कर रही है, इसका मतलब है कि क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स मतलब अगर हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का क्वालिटी अच्छा नहीं करेंगे तो आई मे लूज आउट ऑन माय कस्टमर्स एंड इवेंचुअली माय बिजनेस. दैट इज व्हाई कस्टमर्स इतने
कॉन्शियस हो चुके हैं क्वालिटी को लेके कि ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये सिर्फ गुड्स के लिए बात नहीं हो रही है, ये सर्विस सेक्टर के साथ भी लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होटल में जाइए, ठीक है, आप किसी अच्छे होटल में जाइए, वहां का स्टाफ अगर ट्रेंड नहीं है, वहां का स्टाफ ट्रेंड नहीं है, तुम बुला रहे हो, तुम 2 बार बुलाए, तुम तीसरी बार बुलाए, फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है, वो डिले कर रहा है, उसके बाद तुमने खाना ऑर्डर किया, खाना भी ठंडा आया, बहुत लेट से आया, दे डिड नॉट टेक योर फीडबैक, ओके, बहुत टाइम लगा दिया और बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, देन यू जस्ट टेल मी, तुम कितनी बार और उस रेस्टोरेंट में जाओगे? यू विल नॉट गो देयर, यू विल नॉट गेट मैम एक बार भी नहीं जाएंगे। एक बार भी नहीं जाओगे। कोई अगर दूसरा रेस्टोरेंट है, देयर इज सम अनदर रेस्टोरेंट व्हिच इज प्रोवाइडिंग यू गुड क्वालिटी सर्विस। अब ये सर्विस सेक्टर की बात हो गई, ठीक है। नाउ व्हेन यू प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी सर्विस, लाइक द स्टाफ्स आर वेल ट्रेन्ड, ये गुड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने का क्या मतलब होता है कि एक बार अगर स्टाफ को कॉल किया जाए, ही शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ टाइम, कि वो जो कर रहा है उसकी जो ट्रेनिंग, वो जो तुरंत आ रहा है, वो उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है, और ओवरऑल ट्रेनिंग इतनी रिगरसली प्रोवाइड की जाती है इन लोगों को कि दे एंड अप फीलिंग, मेकिंग द कस्टमर फील सेटिस्फाइड। तो ऑब्वियसली आप सेकंड वाले को ऑप्ट करेंगे, सर्विस सेक्टर को। आपने कहीं बुकिंग कर दी है किसी होटल में और आपको बुकिंग में कोई अमेंडमेंट कराना है, ओके, देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू ऐड और यू हैव सम क्वेरी, चलो कुछ क्वेरी ही है तुम्हारी। जो बड़े होटल्स होते हैं, ओके, जो अच्छे होटल्स होते हैं, जिनकी सर्विस का यह पार्ट होता है कि रिसेप्शन का जो फोन है वो 7 सेकेंड्स के बाद रिंग नहीं होना चाहिए, दे आर ट्रेन्ड कि 7 सेकेंड के अंदर आपको फोन पिक करना है। ये सब क्या करता है, पूरे प्रोसेस को एक्सपीडिट करता है। हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि हम 2 बार कॉल किए फिर 4 बार कॉल करेंगे, अरे फोन नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा है। दूसरी बार तुम किसी को सजेस्ट करोगे तो तुम बोलोगे कि बहुत खराब सर्विस देता है, यही होता है ना। So if they are just expediting the entire process, this means it is a part of good training of the organization. Quality conscious customers की वजह से भी ट्रेनिंग बहुत important हो जाती है। Understood? Next, क्या लिखे हो? मैम नेक्स्ट है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। अच्छा, प्रोडक्टिविटी क्या होती है ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए आई एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू। कौशल, यस मैम। क्या होती है प्रोडक्टिविटी? ये सब बिजनेस टर्म्स है, ये हम पढ़ा रहे हैं, उत्पाद होगा मैम। ये मतलब नहीं है राजू। हाँ, इफेक्टिव वर्क मैम। इफेक्टिव वर्क नहीं बोलोगे उसको, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी भी आती है। ये सब बिजनेस टर्म्स है जो अब आप सेकेंड ईयर में आ गए, आप 10 बार तो कम से कम 10 से ज्यादा बार सुन चुके होंगे। एफिशिएंसी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नो, हम बहुत बार बता चुके हैं आपको, पेरोल के टाइम भी बताए थे और आज हम फिर बता रहे हैं। यू राइट इट समवेयर। प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड बाय टोटल आउटपुट बाय टोटल मैनपावर, वॉल्यूम नहीं, टोटल मैनपावर, टोटल आउटपुट बाय टोटल मैनपावर। मतलब मैम, मतलब आपने इनपुट भी लिखवाया था, वॉल्यूम ऑफ इनपुट। नो, वॉल्यूम ऑफ इनपुट नहीं। मतलब देखो, समझो ऐसे, मतलब प्रोडक्टिविटी तुमने क्या लिखा है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, यानी कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग विल लीड टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, राइट? यस। उसका मतलब मान लो यस मैम, 40 लोग हैं तुम्हारे प्रोडक्शन यूनिट सेक्शन में, 40 लोग हैं, 40 लोग मिलके 250 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, एक दिन में। अब उन 40 को अगर क्या मैम नेटवर्क वीक है आपका, आवाज रुक रुक रहा है। अच्छा, देखो, अगर बाकियों को भी प्रॉब्लम हो रहा है या सिर्फ कौशल का है? नो मैम। नो मैम। नेटवर्क तुम्हारा वीक है फिर कौशल, क्योंकि बाकी तो फिर शायद आ ही रही है आवाज सबको। एनीवे,
देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब, मान लो 40 लोग मिलकर के 250 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। एक केस ये है, पहला केस जिसमें 40 लोग मिलकर 250 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा केस समझो, केस बी, जिसमें इन पूरे 40 लोगों को ट्रेन किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और ज्यादा इफिशिएंसी प्रोड्यूस करने के लिए। तो तुम ये बताओ कि सेम 40 लोग मिलके आउटपुट अब ज्यादा देगा कि उतना ही देगा? ज्यादा देगा। ज्यादा देगा। केस ए में क्या है, डिनोमिनेटर तो दोनों केस में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आउटपुट दोनों केस में चेंज हो रहा है। तो न्यूमरेटर चेंज होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी ना? यस मैम। यस मैम। तो प्रोडक्टिविटी अब समझ में आया? यस समझ में आया प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है ट्रेनिंग से? यस यस मैम कर रहे हो, हम अगले क्लास में पूछेंगे फिर। मैम पूछ लीजिए। ओके नहीं कौशल को, आई एम सेइंग दिस टू कौशल, क्वेश्चन पूछा है। हाँ ठीक है, चलो। तो एनहांस प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ में आ गया? यस मैम। यस यस मैम। अब देखो एक पॉइंट हम ये दो पॉइंट है उसको डील कर देते हैं, उसके बाद तुम लोग को जरा हम इफेक्टिव और एफिशिएंट का भी डिफरेंस समझा दें, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। प्रोडक्टिविटी में किसी ने एफिशिएंसी बोली, किसी ने इफेक्टिवनेस बोला। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? मैम नेक्स्ट है स्टेबल वर्कफोर्स। स्टेबल वर्कफोर्स कैसे कॉज करता है? ट्रेनिंग कैसे स्टेबल वर्कफोर्स कॉज करती है? देखो ट्रेनिंग क्या, जब आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं, वहां आपको अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी यू आर बीइंग इम्पोर्टेंट न्यू स्किल्स, you are being important, which in turn means that you are also being made more confident about your work, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने की का जो चांस है वो कम होगा ना? एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा। अगर तुमको उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ नजर आएगा, then why will you think of leaving that organization? Understood? यस मैम। तो इसीलिए that leads to a stable workforce. Which is the last point? मैम इंक्रीज सेफ्टी। Increase safety अभी ये पॉइंट समझाए हैं कि बेटर मैनेजमेंट भी है इसके बाद। हाँ ठीक है, इंक्रीज सेफ्टी अभी आपको ये पॉइंट समझाया गया कि अगर सेफ्टी के लिए कोई काम जिसमें सेफ्टी मेजर्स इन्वॉल्व है, उसमें अगर आपको ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी, देन देयर आर फेयर चांसेस ऑफ रिड्यूस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, which is beneficial both for the employee and for the organization. Okay? And better management. देखो क्लास के बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा 3-4 लाइन सबके आगे लिख लीजिएगा, जो जो हम लोग डिस्कस किए अभी। ठीक है? यस मैम। हाँ, बेटर मैनेजमेंट। बेटर मैनेजमेंट का मतलब देखो एक एग्जांपल से समझो। जो एम्प्लॉय ट्रेन्ड है, ठीक है, जो अपना काम जानते हैं, जिनको पता है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है और उनका किसी काम में क्या रोल है, उनको ज्यादा सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी या उनको ज्यादा सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी जो लोग फ्रेश हैं, जो अनट्रेंड है? मैम जो अनट्रेंड है फ्रेश है। जो अनट्रेंड है उनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यस मैम। अब बेटर मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आप देखिए 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, टेक्निक, कंट्रोलिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, लीडिंग आता है उसमें, डायरेक्टिंग में। ठीक है, तो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये दोनों ही फैक्टर ज्यादा अच्छे से ट्रेन्ड आदमी के साथ किया जा सकता है ना। उनको कम डांटने की, कम सुपरवाइज करने की, कम कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, वो अपना काम खुद ही समझते हैं। This is why managing trained people is always easier than managing untrained people. समझ में आई बात? मैम। अब ये बताओ इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है हमको? 100 बार तो तुम लोग पढ़ चुके होंगे इसको, फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक। इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है? देखो इफेक्टिव का मतलब होता है, तुमको एक एग्जांपल से समझाते हैं।
जब तुम मैम हाँ बोलो। इफेक्टिव में लेस रिसोर्सेज का यूज होता है और लेस टाइमिंग का यूज होता है, और उसमें काम अच्छा होता है। इफेक्ट और इफिशियंसी में टाइमिंग कम यूज होता है मैम। नहीं साक्षी, this is not the concept you should come up with when you are defining effective and efficient. See, जब आप 12th पास कर चुके थे और आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था, तो आपने बहुत सारा कोर्स सोचा होगा। जो ग्रेजुएट जो आर्ट्स बैकग्राउंड के उन्होंने सोचा होगा कि बीबीए में एडमिशन लें कि बीए में एडमिशन लें। जो कॉमर्स से आईकॉम किए होंगे उनको लगा होगा कि हम कॉमर्स में लें या बीबीए में लें या बीसीए में लें या बीबीए में लें, राइट। बहुत सारे ऑप्शंस तलाशने के बाद आपने सोचा, या आपने जिस भी रीजन से बीबीएम सेलेक्ट किया, आपने ये सोच के ही सेलेक्ट किया होगा कि ये शायद आपके करियर के लिए बेस्ट डिसीजन है। यस मैम। राइट, ये बेस्ट डिसीजन है। दिस इज नोन एज इफेक्टिव डिसीजन। इफेक्टिव मतलब डूइंग द राइट थिंग। लिख लो कहीं, इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग। एंड एफिशिएंट का मतलब होता है, देखो बीबीएम तुमने सेलेक्ट कर लिया, नाउ यू आर इन बीबीएम। अब तुमने ये सोच के सेलेक्ट किया कि तुम अपने करियर बनाने के लिए बीबीएम कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन तुम रेगुलर क्लास नहीं करते हो, तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ने में मन नहीं लगता है, टीचर जो पढ़ाते हैं वापस जाके पढ़ते नहीं हो, तो क्या तुम अपनी फुल एफिशिएंसी दे रहे हो? नो मैम। नो मैम। नहीं दे रहे हो। जो बाकी रिसोर्सेज तुम्हारे में लग रहा है, यानी टीचर का या बुक्स का या कॉलेज का, क्या तुम उसका फुल यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो? नो मैम, नहीं कर पा रही। नहीं, तो ये हो जाएगा इनएफिशिएंसी, यानी इसको कहेंगे इफिशिएंसी। यानी कि अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, इफेक्टिव डिसीजन तुमने ले लिया, जो सबसे सही डिसीजन था बीबीएम करने का, अब तुम उसमें अपनी 100% इफिशिएंसी डालोगे, अच्छे से क्लास करोगे, देखोगे कि तुम्हारा आउटपुट और ज्यादा कैसे दे, टीचर जो पढ़ा के गए उसमें अपने से ऐड करके और चीजें पढ़ोगे तुम, और देखोगे कि बीबीएम करने के बाद क्या क्या स्कोप आता है मुझे कंपटीशन देने का या अच्छी नौकरी लेने का। ये होगा एफिशिएंसी। समझ में आई बात? इफेक्टिव और एफिशिएंट के बीच में डिफरेंस? यस मैम। इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग, और एफिशिएंट का मतलब होता है डूइंग थिंग्स राइट। यानी जो डिसीजन ले लिया, अब उसको तुम राइट तरीके से आगे ले जाओ, डूइंग थिंग्स राइट। ठीक है, चलो, we will end the class here. In the next class we'll continue with more.